हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से अमेरिका के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ महीने पहले तक ऐसा लगता था कि सऊदी अरब बगैर अमेरिका की मर्जी के कोई फैसला नहीं लेता, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब चीन, रूस और ईरान से नज़दीकियां होने की वजह से सऊदी अरब बोल्ड यानी सख्त फैसले ले रहा है। उसने ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले में अमेरिका को साफ कहा है कि उसका फैसला नहीं बदला जा सकता। अब जद्दा में कल हुई अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सीरिया के प्रेसिडेंट शामिल हुए, बल्कि इसके आखिर में जारी किए गए जद्दा डिक्लेरेशन में गैर मुल्की दखलंदाजी के बिना अरब मुल्कों में आपसी इत्तेहाद के जरिए मसाइल हल करने की बात कही गई है। साथ ही फिलिस्तीनियों की हिमायत भी की गई है। इस पूरे इलाके में गैर मुल्की दखलंदाजी के खिलाफ बयान को सीधे अमेरिका के खिलाफ समझा जाता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में बशार अल असद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तकरीरें और जद्दा डिक्लेरेशन आपस में तालमेल के साथ तैयार किए गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस और ईरान के बीच एक नए समझौते के बाद दोनों के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। उधर गाजा में हालिया जंग में मारे गए फिलिस्तीनियों की याद में और इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों के खिलाफ फिलिस्तीनियों के प्रोटेस्ट के खिलाफ इजरायली कार्रवाई में कई लोग जख्मी हुए हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कल होने वाली 22 मुल्कों की अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की तकरीर की तफसील बता दूं। बशार अल असद का कहना है कि इलाके के मुल्कों के मसाइल को बगैर गैर मुल्की दखल के हल करने के लिए अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस एक हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक मौका है। 12 बरसों तक अरब लीग से अलग रहने के बाद अमेरिका की मर्जी के खिलाफ वापसी के बाद उनकी इस प्लेटफॉर्म पर यह पहली तकरीर थी। सीरियाई सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक असद ने कहा कि हमारे पास कम से कम गैर मुल्की दखल के साथ अपने मामलों को हल करने का ये तारीखी मौका है। बशार अल असद ने इलाकाई मुल्कों के बीच बढ़ते कोऑपरेशन की उम्मीद जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये हमारे बीच इत्तेहाद पैदा करने के लिए और जंग और तबाही के बजाय तरक्की और खुशहाली हासिल करने के मकसद से अरब सरगर्मियों में एक नए मरहले की शुरुआत है, जिससे हमारे इलाके में अमन कायम हो सके। उन्होंने कहा कि सीरिया और दूसरे अरब मुल्कों के बीच पिछली दहाई में उभरी दरारों को ख़त्म किया जाना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि लोगों को अपने अंदरूनी मामलों को मैनेज करने दें और बाहरी दखल अंदाजी से बचें। आपको बता दूं कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद अरब लीग ने 7 मई को सीरिया को फिर से अपने साथ शामिल कर लिया। मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में मौजूद 22 मुल्कों में से 13 मुल्कों ने सीरिया की सपोर्ट में वोट दिया था। नवंबर 2011 में असद सरकार के जरिए अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद सीरिया की अरब लीग की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी। 1945 में लीग के 6 फाउंडर मेंबरों में से एक सीरिया ने इस फैसले को गैर कानूनी और अरब लीग के चार्टर की खिलाफ वर्जी बताया था। सीरिया के साथ नॉर्मल होते ताल्लुकात का अमेरिका ने खैर मकदम नहीं किया है, बल्कि उसने सीरिया के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने का ऐलान किया है। अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्त मुल्क सीरिया की ईरान से नजदीकी के खिलाफ हैं। ईरान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और लेबनान में हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते से ही मदद पहुंचाता है, जो इजराइल के वजूद के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। अल अरेबिया के मुताबिक अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बशार अल असद का अरब लीग में वापसी पर खैर मकदम करते हुए कहा है कि आज हम इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की मौजूदगी से खुश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी वापसी से सीरिया में स्टेबिलिटी आएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद सीरिया के प्रेसिडेंट ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडर्स ने साझा
फिक्रमंदी वाले मामलात के अलावा आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर बात की और उन्हें हल करने के लिए कोशिश की ज़रूरत पर जोर दिया। सीरियाई प्रेसिडेंट के ऑफिस के मुताबिक दोनों लीडर्स ने सियासी बहाली के बाद अरब इलाके में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर चर्चा की और आपसी ताल्लुकात मजबूत करने पर जोर दिया। असद ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब की तरफ से आपसी मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिशों और सरबराह कॉन्फ्रेंस से अरब मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद मजबूत होगा। मार्च में सऊदी अरब और सीरिया के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने और एम्बेसियां खोले जाने के फैसले के बाद बशार अल असद का ये सऊदी अरब का पहला दौरा है। आइए अब देखते हैं अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में जारी जद्दा डिक्लेरेशन में क्या कुछ कहा गया है। अल अरेबिया अखबार के रिपोर्टर अमानी हमाद के मुताबिक जद्दा डिक्लेरेशन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में फ़िलिस्तीन इजराइल टकराव और सूडान, यमन, लीबिया और लेबनान के हालात समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई, जिसमें तकरीबन एक दहाई में पहली बार सीरिया शामिल हुआ है। मेंबर मुल्कों ने फ़िलिस्तीनी कॉज की मरकजियत को भी कन्फर्म किया और फ़िलिस्तीन का पूर्वी जेरूसलम समेत 1967 में इजराइल के जरिए कब्जा किए गए सभी इलाकों पर पूरा हक होने को दोहराया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीरिया के बरसों अलग थलग रहने के बाद अरब लीग में वापसी का खैरमकदम किया गया और उम्मीद जताई गई कि यह सीरिया की स्टेबिलिटी और इत्तेहाद की बहाली में मददगार होगा। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हमें सीरिया क्राइसिस को हल करने में मदद करने के लिए अरब कोशिशों को तेज करना चाहिए। सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि रियाद सीरिया के साथ ताल्लुकात के बारे में अपने वेस्टर्न दोस्तों के साथ बात करेगा। अमेरिका और यूरोप असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के अरब लीग के फैसले के मुखालिफ रहे हैं। सूडान के हालात के बारे में, जहां 15 अप्रैल से फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, डिक्लेरेशन ने गैर मुल्की दखल अंदाजी को खारिज कर दिया जो टकराव भड़काते हैं और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। अरब लीग ने सूडान में लड़ रहे दोनों फरीकों से बातचीत करने और इत्तेहाद की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने कल फ्राइडे को बताया है कि हालिया टकराव के नतीजे में सूडान के अंदर तकरीबन 8,43,000 लोग बेघर हुए हैं और तकरीबन 2.5 लाख लोगों को पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछले हफ्ते जद्दा में दोनों फरीकों के बीच अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशों से हुई बातचीत के नतीजे में सूडानी शहरियों की हिफाजत के लिए समझौते पर दस्तखत करने के बाद थोड़ी कामयाबी मिली है। यमन के बारे में अरब लीग ने उन सभी इंटरनेशनल और इलाकाई कोशिशों को सपोर्ट दोहराई है जिनका मकसद बरसों से जारी जंग के सियासी हल तक पहुंचना है। मार्च 2015 में शुरू हुई यमन जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोगों को इंटरनेशनल मदद पर डिपेंड कर दिया है। हालांकि वो मदद भी नहीं पहुंच पाती चूंकि सऊदी अरब ने लंबे वक्त तक यमन की घेराबंदी की हुई थी, जिससे वहां खाने के सामान और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की कमी आ गई थी। अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन से शुरू हुई जंगबंदी के बाद मारे जाने वाले लोगों की तादाद में तेज़ी से कमी आई है। जंगबंदी अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी, लेकिन लड़ाई काफ़ी हद तक रुकी हुई है। हाल ही में मार्च में बीजिंग में बातचीत के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल होने के बाद सऊदी अरब के नुमाइंदे ओमान के कुछ जिम्मेदारों के साथ यमन की राजधानी सना में हूथी लीडर्स से मिल चुके हैं। अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में जारी किए गए डिक्लेरेशन में लेबनान के प्रेसिडेंट इलेक्शन की कोशिशों को फिर से शुरू करने और जितनी जल्दी हो सके कैबिनेट बनाने और मौजूदा क्राइसिस को हल करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अपील की गई है। लेबनान में 2019 से खतरनाक माली बहरान है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा दौर में सबसे खराब हालत करार दिया है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए किसी भी अलायंस को साफ मेजॉरिटी नहीं मिलने के बाद महदूद इख्तियारात के साथ एक एक्टिंग कैबिनेट पिछले साल मई से काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस में अरब मुल्कों के अंदरूनी मामलों में गैर मुल्की दखल अंदाजी को भी खारिज किया गया है। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हम हथियारबंद मिलिशिया के क़याम को सपोर्ट पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और
وارننگ دیتے ہیں کہ اندرونی فوجی ٹکراؤ صرف لوگوں کی تکلیف کو بڑھائے گا۔ ساتھ ہی خبر ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے جدہ میں یوکرین کے پریزیڈنٹ وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں آپسی تعلقات پر بات ہوئی اور کراؤن پرنس نے یوکرین اور روس کے بیچ جنگ کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے سبھی انٹرنیشنل کوششوں کو سعودی سپورٹ دہرائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جنگ کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ اس موقع پر زیلنسکی نے مڈل ایسٹ اور دنیا میں سعودی عرب کے اہم رول کی تعریف کی۔ اس سے پہلے زیلنسکی نے عرب لیگ سربراہ کانفرنس میں بھی تقریر کی تھی۔ انہوں نے یوکرین میں روس کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی امن پہل کے لیے سپورٹ کی اپیل کی تھی۔ زیلنسکی نے عراق کے پرائم منسٹر محمد شیع السودانی اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عمان اور کویت کے ڈیلیگیشن کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ زیلنسکی کے امن پلان میں روسی فوج کی مکمل واپسی اور یوکرین کے جنگ سے پہلے کے بارڈرز کی بحالی شامل ہے۔ ادھر امریکہ، روس، چین، ایران، سعودی عرب اور سیریا کے بیچ بڑھتے دوستانہ تعلقات سے لگاتار گھبرایا ہوا ہے۔ اس کا اشارہ کل اس وقت ایک بار پھر ملا جب امریکہ نے ایران اور روس کے بیچ بڑھتے ہوئے لاجسٹک نیٹ ورک کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکی فارن منسٹری نے فرائیڈے کو ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 2 ایرانی شپنگ کمپنیوں، ایک پورٹ آپریٹر اور ایک میرین سروس پرووائیڈر کو اپنی پابندیوں کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ماسکو اور تہران کے بیچ رسد یعنی لاجسٹک نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ پابندی لگائی گئی کمپنیوں میں ایران کی خزر سی شپنگ لائن اور نسیم بہار کش کمپنیاں اور روس کے مکھچ کلا کے گرینڈ سی LLC میرین سروس پرووائیڈر شامل ہیں۔ تازہ پابندیوں کے تحت ایران کے نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ایک ریلوے حصے کے بنائے جانے کے لیے ایران اور روس کے بیچ حال کے سمجھوتے سے متعلق کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران اور روس کے بڑھتے تعلقات سے امریکہ ناراض ہے۔ اس میں ایک ریل سیکشن کے بنائے جانے کے لیے ایران اور روس کے بیچ حالیہ سمجھوتا شامل ہے جو ساؤتھ ایشیا کو نارتھ یورپ سے جوڑتا ہے۔ تہران نے واشنگٹن کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ رشت استارا ریلوے پروجیکٹ اس کی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو سیکیورٹی، ترقی اور عام خوشحالی کے لیے کوآپریشن کی بنیاد پر ہے۔ ایران اور روس نے اس ہفتے رشت استارا ریلوے لائن بنانے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جو ایک اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ گلیارہ ہے جو دونوں ملکوں اور آذربائیجان کے موجودہ ریلوے نیٹ ورک کو جوڑتا ہے۔ 162 کلومیٹر کی ریلوے لائن کیسپین ساگر کے پاس ایرانی شہر رشت کو آذربائیجان کے بارڈر پر استارا سے جوڑے گی۔ یہ پروجیکٹ جس کا مقصد روس، آذربائیجان، ایران اور بھارت کو ٹرانسپورٹ گلیارے سے جوڑنا ہے، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ گلیارے کے ڈھانچے کے اندر آتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اسرائیل فلسطین ٹکراؤ کے بارے میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ سے خبر ہے کہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی مارے جانے والوں کی یاد میں کل فرائیڈے کو ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھنے کی قسم کھائی۔ 30 سے زیادہ مارے گئے فلسطینیوں کے احترام میں غزہ شہر میں پروٹیسٹ کیا گیا جو اس مہینے کے شروعات میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے ذریعے ہوائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے 9 مئی کو غزہ پر بمباری شروع کی تھی جس کے دوران اسلامک جہاد کے کئی کمانڈروں کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں اسلامک جہاد نے اسرائیل کی طرف تقریباً 1000 سے زیادہ راکٹ داغے تھے۔ 5 دنوں کی لڑائی کے بعد مصر کی میڈیشن کے نتیجے میں جنگ بندی شروع ہوئی تھی۔ ادھر ویسٹ بینک کے نارتھ کے علاقے میں نئی یہودی بستیاں بسانے کے خلاف فلسطینیوں کی ریلی کو تتر بتر کرنے کے لیے آج اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے آنسو گیس چھوڑے جانے اور دوسری کارروائیوں کے نتیجے میں کئی فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق نبلس کے 28 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں موجود قریوت گاؤں میں اسرائیلی بستیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے غسان دغلاس کا کہنا ہے
है कि शिद्दत पसंद यहूदी इजरायली फौज की निगरानी में गांव में घुस गए, जिसके बाद टकराव शुरू हो गया। इसके बाद इजरायली फौजियों ने प्रोटेस्ट कर रहे गांव के लोगों पर रबड़ की परत वाली स्टील की गोलियां और आंसू गैस के कैनिस्टर दागे, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। इसी तरह का टकराव इजरायली फौज के जरिए नबलस के साउथ और ईस्ट में मौजूद बेता शहर और बीत दजान गांव में हुआ, जहां नई यहूदी बस्तियों के खिलाफ रैलियां निकाली गई थीं। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की लगातार मुश्किलात बढ़ रही हैं। अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से गैर मुल्की दखल अंदाजी के बिना अपने मामलात हल करने का फैसला लिया है, वो वाशिंगटन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका इस इलाके में बहुत सी जंगें करा चुका है, जिसके नतीजे में इन सभी मुल्कों को अमेरिका ने हथियार बेचे हैं। मुझे याद है कि अमेरिका ने किस तरह से इराक के सद्दाम हुसैन से ईरान और कुवैत के खिलाफ जंगें शुरू कराई थीं। 2015 में भी अमेरिका और इजराइल ने ही सऊदी अरब के जरिए यमन जंग शुरू कराई थी। अब अगर ईरान, सऊदी अरब, सीरिया और मिस्र जैसे मुल्क आपस में नजदीक आ रहे हैं और यमन जंग के खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, तो हथियार बेचने वाले अमेरिका और इजराइल का हथियारों का कारोबार कम होगा। ऐसे में रूस और ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाया जाना उसका गुस्सा जाहिर करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब अमेरिकी पाबंदियों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। हाल ही में सऊदी अरब, चीन, रूस, ईरान और तुर्की जैसे मुल्क डॉलर से नहीं बल्कि अपनी करेंसियों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की और कमर टूटेगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।